हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, द मून जो मोस्ट अवेटेड मूवी थी 2023 की, वो फाइनली रिलीज हो गई है और मैंने देख लिया है। और ये मोस्ट अवेटेड इसलिए थी क्योंकि इस मूवी में एक्सो का डीओ है। तो गाइस, अगर आपको इस मूवी का रिव्यू चेक करना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इस मूवी के ऊपर रिव्यू बना के डाला है, वेदर आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ओवरऑल कैसी है ये मूवी। तो अगर आपको रिव्यू वीडियो चेक करना है तो आप रिव्यू चेक कर सकते हैं और ये करंट वीडियो में आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं द मून का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो ये मूवी की स्टार्ट कुछ इस तरह से होती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साउथ कोरिया ने एक स्पेसशिप लॉन्च की थी नारेहो नाम की, जो मिडवे ही आधे रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाती है। और फिर जब मिशन फेल हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, साउथ कोरिया जो इंटरनेशनल कमेटी होती है स्पेस की, उसमें से विड्रॉ हो जाती है। बट ये मिशन फेल होने के बाद साउथ कोरिया वाले पीछे नहीं हटते हैं। उन लोग एक और स्पेसशिप बिल्ड करते हैं उरीहो नाम की, जिसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो लोग मून पे जाएंगे। और ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स काफी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। पहला एस्ट्रोनॉट ली सांग वोन होता है जो एक एयरफोर्स कमांडर होता है। दूसरा एस्ट्रोनॉट चो युन जुंग होता है जो एयरफोर्स एलटी होता है। और थर्ड और हमारा मेन एस्ट्रोनॉट ह्वांग सुनवू जो एक सर्जेंट होता है। तो ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर स्पेसशिप में बैठेंगे और मून पे जाएंगे। और ये स्पेसशिप लॉन्च होती है 2029 में। यस गाइस, इस मूवी में जो करंट टाइम बताया है वो फ्यूचर का है, 2029 का। और 2029 के 5 साल पहले उन लोग की एक स्पेसशिप ब्लास्ट हो गई थी नारेहो करके। और ये करंट स्पेसशिप लॉन्च होती है जिसका नाम होता है ओरीहो। और इस बार स्पेसशिप का सही तरीके से स्पेस में पहुंचना और मून तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज 5 साल पहले उन लोग का एक स्पेसशिप ब्लास्ट हुआ रहता है और उन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बैक टू बैक 2 फ्लॉप्स को। तो फाइनली वो डे आता है जब उन लोग को रॉकेट लॉन्च होता है और वो स्पेस तक पहुंच जाता है। बट जब वो स्पेस तक पहुंचता है, स्ट्रॉन्ग सोलार विंड की वजह से स्पेस सेंटर का जो स्पेसशिप से कनेक्शन रहता है वो टूट जाता है और उन लोग को पता नहीं चलता है कि स्पेसशिप की कंडीशन क्या है या फिर कुछ हुआ है क्या स्पेसशिप को। और ऐसे ही होता है, वो लोग स्पेस तक तो पहुंच जाते हैं, बट स्पेस में पहुंचने के बाद ऑर्बिट करते हुए उन लोग की जो स्पेसशिप होती है वो अंदर से धीरे धीरे शट डाउन होती है और माल फंक्शन करने लगती है। तो जब ये होता है, ये देख के 2 एस्ट्रोनॉट्स ली सांग वोन और चो युन जुंग बाहर निकलते हैं स्पेसशिप रिपेयर करने के लिए। और एक एस्ट्रोनॉट ह्वांग सुनवू स्पेसशिप के अंदर रहता है देखने के लिए और उसे रियलाइज होता है कि मल्टीपल चीजें ऑफ हो रही है और मिस्टेक हो रही है। तो इससे पहले दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के अंदर रिटर्न आते हैं। योनजोंग देखता है कि सोलर सेल में स्पार्क हो रहा है और वो यही चीज क्रॉस चेक करता है ह्वांग सुनो से बोल के। तो ह्वांग सुनो से बताता है रिप्लाई में कि अंदर डिस्प्ले पे भी एरर दिख रहा है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए जब योनजोंग जाता है और उसका स्लॉट खुलता है, वो स्लॉट खुलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर फ्यूल लीक हो रहा है। और यही चीज दिखाने के लिए और फिक्स करने के लिए जब वो ली सांग वोन दूसरे एस्ट्रोनॉट को बुलाता है, बाय दैट टाइम वो स्लॉट में स्पार्क आता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट चो युन जुंग की डेथ हो जाती है और ली सांग वोन भी उससे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है। और गाइज, ये सब जब चलता रहता है, स्पेस सेंटर से स्पेसशिप का कनेक्शन वापस से होता है और लोग देख पाते हैं कि स्पेसशिप में क्या चल रहा है। और वो लोग ये तक देखते हैं कि ली सांग वन और चो योंग जुन बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं या फिर दोनों की डेथ हो गई है। इसके बाद स्पेसशिप का और स्पेस सेंटर का कनेक्शन वापस से टूट जाता है। तो होता क्या है, जब चो योंग जुन की डेथ हो जाती है और वो स्पेसशिप से काफी दूर चला जाता है, ली सांग वोन जो खुद भी बहुत इंजर्ड होता है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और ह्वांग सुनवू को जो अंदर पैनिक करता होता है स्पेसशिप के अंदर, उसे बोलता है कि बाहर आने की जरूरत नहीं है और अगर वो इस स्पेसशिप को रिबूट मारेगा, वो कनेक्ट करके उन लोगों को बोलेगा रेस्क्यू करने के लिए, तो वो रिटर्न जा सकता है अर्थ पे। वो ये चीज बोल के उसे बोलता है कि अगर वो उसकी बॉडी भी अर्थ पे रिटर्न लेके जाएगा तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। वो ये बोल के अपने आप को अनलीश करता है और स्पेस में कहीं दूर चले जाता है। इस तरह से ली सांग वोन की भी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद स्पेसशिप के अंदर सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट बचता है, ह्वांग सुनवू। एक रुके एस्ट्रोनॉट टाइप है हम बोल सकते हैं, बिकॉज जो 2 मेन बड़े सीनियर एस्ट्रोनॉट्स थे उन लोग की डेथ हो गई और अब वो अकेला बचा है। तो थोड़े टाइम के बाद स्पेस सेंटर वालों का स्पेसशिप से कनेक्शन वापस हो पाता है और लोग ह्वांग सुनो से बात कर पाते हैं। तो जो फ्लाइट डायरेक्टर होता है वो ह्वांग सुनो को बताता है कि उसे अच्छे से पता है कि स्पेसशिप में क्या हुआ और एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ, और वो उससे वापस से बात करेगा जब उन लोग की कॉन्टिजेंसी मीटिंग कि अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, वो मीटिंग करके वो ह्वांग सुनो से वापस कनेक्ट करेगा। बाय दैट टाइम वो लोग बोलते हैं कि ह्वांग सुनो को आराम करने के लिए स्पेसशिप के अंदर। और इसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है कि ह्वांग सुनो के साथ करना क्या चाहिए। तो जब मीटिंग स्टार्ट होती है, मिनिस्टर को पता चलता है कि सिर्फ 2 ही साइंटिस्ट ऐसे थे जो स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकते थे और ह्वांग सुनो स्पेसक्राफ्ट को नहीं ऑपरेट कर सकता है। बट फ्लाइट डायरेक्टर उसे बोलता है कि मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग है ह्वांग सुनो कि अगर उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो फॉलो कर सकता है। बट उसे अर्थ पे रिटर्न लेके आने के लिए भी कंट्रोल कमांड मॉड्यूल को रिपेयर करना पड़ेगा जो एक्सट्रीम सोलार विंड से डैमेज हो गई है, जो इनमें से किसी को नहीं आता, बिकॉज ओरीहो
नारिहो का एकदम सेम है, मतलब जैसा नारिहो था वैसे ही उरिहो है। और ये दोनों ही फॉर्मर जो पहले 2 डायरेक्टर थे उन लोगों ने डिजाइन किए थे। तो फिर हमें पता चलता है कि उसमें से जो एक फॉर्मर डायरेक्टर था उसने सुसाइड कर लिया था, और जो दूसरा डायरेक्टर है वो कहीं माउंटेन में रह रहा है, उसने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी वो मिशन फेल होने के बाद। तो मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि फॉर्मर डायरेक्टर को वापस से लेके आओ ताकि वो एनी हाउ स्पेसशिप को ऑपरेट करवा पाए और अर्थ पे हुआंग सुनो को सही सलामत रिटर्न लेके आ पाए। यहीं से हमारे मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, किम जे कुक। तो किम जे कुक को फॉर्मर डायरेक्टर बताया है जिसने नारिहो को डिजाइन किया था, और नारिहो स्पेस मिशन में वो था। बट जब मिशन फेल हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट मिडवे ही ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद किम जे कुक का कलीग होता है हुआंग ते-क्यू, वो सुसाइड कर लेता है। और ये सब देख के किम जे कुक माउंटेन में जाके रहने लगता है सब चीजों से दूर होके। तो अर्जेंटली स्पेस सेंटर वाले आते हैं और किम जे कुक को बोलते हैं उसके यहाँ चलने के लिए। इनिशियली वो मना करता है, वो बोलता है कि नासा से हेल्प ले लो। और जब उसे एक बार पता चलता है कि हुआंग सुनो उसके लेट एक्स कलीग हुआंग ते-क्यू का सन है, वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। यस गाइस, हुआंग सुनो को लेट फॉर्मर डायरेक्टर का सन बताया है। तो बाय दैट टाइम किम जे कुक पहुंचता सेंटर तक, हुआंग सुनो के स्पेसशिप का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप होने लगता है। और स्पेसशिप का टेम्परेचर ड्रॉप एबनॉर्मलिटीज की वजह से होता है। तो इतने में ही किम जे कुक सेंटर तक आता है और वो हुआंग सुनो को इंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वो स्पेसशिप को सन की तरफ रोटेट करे ताकि ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर थोड़ा राइज हो, और इसी के थ्रू पीटीसी मोड जो खराब हुआ होता है वो भी रिपेयर हो सकता है। तो वो उसके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और स्पेसशिप को रोटेट करता है और सन की तरफ लेके जाता है। और फाइनली वो थोड़ा वार्म फील कर पाता है और थोड़ा अच्छा फील कर पाता है। बट बात करने के बाद हुआंग सुनो को शक होता है, तो वो पूछता है कि वो किससे बात कर रहा है और उसे कौन कमांड दे रहा है। तो किम जे कुक उसे बताता है कि वो फॉर्मर डायरेक्टर किम जे कुक है जो उसके फादर के साथ काम करता था। और ये सुन के हुआंग सुनो काफी इमोशनल हो जाता है। और बाय दैट टाइम किम जे कुक अपनी वाइफ को कॉल करता है जो नासा में वर्क करती है, उसकी वाइफ को भी साइंटिस्ट बताया है। टू बी मोर प्रिसाइज एक्स वाइफ, फिलहाल दे आर नॉट टुगेदर। तो अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करता है और उसे बोलता है कि नासा का जो लूनार गेटवे है वो 48 आवर्स के बाद वहीं आएगी ऑर्बिट करते हुए जहाँ पर फिलहाल वुरियो है। तो वो उसे बोलता है कि वो कुछ भी करके 48 आवर्स के अंदर वुरियो को रिपेयर करेगा, बट प्लीज वो बोलता है कि नासा उसकी हेल्प करे हुआंग सुनो को बचाने के लिए। तो उसकी एक्स वाइफ उसे क्लियरली बता देती है कि उसको बचाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इन लोग की कन्वर्सेशन एंड होती है और किम जे कुक को पता चलता है कि हुआंग सुनो ने मून पर लैंड करने का डिसाइड किया है और प्रिपेयर हो रहा है। तो उसे जैसे ये बात पता चलती है वो हुआंग सुनो को कन्विंस करने का ट्राई करता है कि वो फौरन अबॉर्ट कर दे इसको, और 48 आवर्स में उसको कोई भी सेव कर लेगा बिकॉज वो अर्थ से रीबूट मारेगा सिस्टम को और कुछ भी करके उसे बचा लेगा। तो इस चीज़ का हुआंग सुनो जवाब देता है कि वो क्यों उस पर ट्रस्ट करे और क्यों अपनी लाइफ उसके ऊपर बेट करे। हुआंग सुनो किम जे कुक को बोलता है कि उसने उसके फादर की लाइफ भी नहीं बचाई तो वो उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा, और स्पेस सेंटर वालों को ऑर्डर देता है कि किम जे कुक को वो स्पेस सेंटर से निकाल दें बिकॉज उसको उससे बात नहीं करनी है। ये बोल के वो मून पर लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो गाइस, जब हुआंग सुनो मून पर लैंड करने का डिसाइड करता है, पूरी बस क्रिएट हो जाती है साउथ कोरिया में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डील होती है जो साउथ कोरिया में आज तक कभी पहले नहीं हुई थी। तो टाइम आगे बढ़ता होता है और लैंडिंग का टाइम नजदीक आता होता है। तो साइड बाय साइड किम जे कुक कहीं नहीं जाता है, वो स्पेस सेंटर में रहता है और मॉड्यूल को अर्थ से रिपेयर करने का ट्राई करता है ताकि स्पेसशिप ठीक हो पाए। और जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है किम जे कुक को फ्लैशबैक्स आते रहते हैं और वो उस टाइम को याद करता है जब उसका कलीग हुआंग सुनो का फादर उसके साथ काम करता था और वो कब हुआंग सुनो से मिला था वगैरह वगैरह, वैसे सारे फ्लैशबैक आते रहते हैं। तो फिर टाइम नजदीक आता है, अनडॉकिंग होती है स्पेसक्राफ्ट से और फाइनली बहुत इंटेंस सीन्स के साथ हुआंग सुनो मून पर लैंड करता है जो हिस्ट्री क्रिएट कर देती है साउथ कोरिया में। तो ये काफी इमोशनल सा सीन है। हुआंग सुनो मून पे सेफली लैंड करता है और यूनाइटेड स्टेट के बाद साउथ कोरिया सेकंड बन जाता है जिसने ह्यूमन को मून पे भेजा था। तो हुआंग सुनो मून के सरफेस पे उतरता है अपने फुटप्रिंट छोड़ते हुए, और पहली चीज वो जाके अपने कलीग्स, अपने 2 फॉर्मर एस्ट्रोनॉट्स के क्लोथ्स और फोटोज वगैरह जो में मोमेंटो है वो रखता है मून के सरफेस पे। और इसके बाद रिसर्च स्टार्ट होती है और स्पेस सेंटर के पास किम जे कुक के पास सिर्फ 5 आवर रहते हैं हुआंग सुनो के स्पेस मॉड्यूल में रिटर्न जाने से पहले स्पेसशिप को रिपेयर करने का। तो फुल फॉर्म में काम शुरू हो जाता है दोनों जगह। और मैं एक बार आपको बताना भूल गई, जब वो मून पर लैंड करने वाला था उससे पहले किम जे कुक ने अपने असिस्टेंट को मीटियोर शावर के ऊपर नजर रखने के लिए बोला था, क्योंकि ये मीटियोर शावर होती है डेडली मून पे। तो मून पर लैंड करने के बाद हुआंग सुनो तो उतरता है, उसके साथ साथ एक ड्रोन भी लॉन्च होता है जो सराउंडिंग का डेटा पूरा टाइम कलेक्ट करती है। तो हुआंग सुनो को जो भी मटेरियल कलेक्ट करना होता है जैसे रॉक वगैरह वो कलेक्ट करता है
और इतने में हमें देखने मिलता है कि नासा में मीटिंग होती है जिसमें किम जे कुक की एक्स-वाइफ होती है जो इस मैटर को डिस्कस करती है, बट नासा की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसकी एक्स-वाइफ को। इसके बाद ये चीज किम जे कुक की एक्स-वाइफ साउथ कोरिया के स्पेस सेंटर वालों को बताती है कि नासा ने उन लोग का जो ऑफर था डॉकिंग वाला उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब बाय दैट टाइम मीटियोर शावर के अलर्ट्स किम जे कुक के असिस्टेंट को मिलते हैं। अब बाय दैट टाइम नासा वाले ही बता देते हैं लोगों के मीटियोर शावर होने वाली है फार साइड ऑफ मून पे। तो एकदम टेंशन का माहौल सा क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे स्पेस सेंटर में, बिकॉज हुआंग सुनो मून के सरफेस पे होता है और चीजें कलेक्ट करता रहता है, रॉक्स वगैरह, मटेरियल वगैरह। तो ये सुन के किम जे कुक फ्लाइट डायरेक्टर को बोलता है कि हुआंग सुनो को फौरन अभी का अभी लैंडर में रिटर्न जाने के लिए बोलो क्योंकि मीटियोर शावर हो सकता है स्टार्ट हो जाए। बट फ्लाइट डायरेक्टर उसे बोलता है कि वो फार साइड और नियर साइड के बॉर्डर पे, वो फार साइड पे नहीं है, तो कुछ चांसेस है उसको मीटियोर शावर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बोल के वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हुआंग सुनो जो मून के सरफेस पे काम कर रहा है, मटेरियल वगैरह कलेक्ट कर रहा है, उसे मून के सरफेस में बहुत अंदर से आइस मिलती है। और वो ये चीज नारो स्पेस सेंटर, साउथ कोरिया के स्पेस सेंटर वालों को बताता है कि दो गुड न्यूज है, एक तो सरफेस में से आइस मिली है, दूसरी चीज जो फार साइड ऑफ मून पे मीटियोर शावर हो रही थी वो भी उसके हिसाब से रुक चुकी है। पिछले पास्ट 2 मिनट से हुआंग सुनो को मीटियोर शावर नहीं दिखा है। तो ये बोल के हुआंग सुनो स्पेस सेंटर वालों को बोलता है कि चिल करो, अभी मीटियोर शावर नहीं हो रहा है। और बस ये बोलने की ही देर थी, उतने में मून क्वेक, जैसा अर्थ में अर्थक्वेक होता है वैसा मून पे मून क्वेक होता है। मून क्वेक डिटेक्ट होता है और मीटियोर शावर वापस से शुरू होती है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और ये देख के हुआंग सुनो और स्पेस सेंटर वाले बहुत डर जाते हैं और फ्लाइट डायरेक्टर फौरन हुआंग सुनो को बोलता है कि लैंडर में रिटर्न जाने के लिए एस्केप करे, अपने आप को बचाए। बट पहला ही बहुत बड़ा मीटियोर आके हुआंग सुनो के पीछे गिरता है जिसकी वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट टाइप होता है और हुआंग सुनो बहुत दूर जाके गिरता है। बट एनी हाँ वो अपने आप को गैदर करता है वहां से और वो जो उसकी व्हीकल होती है उसके ऊपर बैठता है और मारू जो उसका ड्रोन होता है उसे बोलता है कि लैंडर तक उसे लेके जाए एज सुन एज पॉसिबल। तो आगे ये होता है कि फुल ऑन मीटियोर शावर बहुत बुरी तरह से आसपास होती है हुआंग सुनो के, जब वो अपने क्रेटर में बैठ के, व्हीकल में बैठ के लैंडर की तरफ जाता है। इसके बाद किम जे कुक की जो असिस्टेंट होती है वो किम जे कुक को बताती है कि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस जिस तरह से मीटियोर शावर हो रही है नेक्स्ट बड़ा मीटियोर हुआंग सुनो को हिट करेगा। और ये देख के किम जे कुक वो जो डिवाइस होता है वो फ्लाइट डायरेक्टर को देखे बोलता है कि कमांड मॉड्यूल को रीसेट मार दे ताकि हुआंग सुनो को वहां से निकाल पाए। बट फ्लाइट डायरेक्टर उसे मना कर देता है बिकॉज वो जो डिवाइस रहता है उसे अभी तक टेस्ट नहीं किया था और टेस्ट नहीं किया तो उसको यूज कैसे करेंगे। तो एक कन्वर्सेशन यहाँ चलती होती है और मीटियोर शावर की स्पीड वहां पर बढ़ती जाती है और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। हुआंग सुनो क्रेटर में बैठ के एज सून एज पॉसिबल लैंडर तक पहुंचने का ट्राई करता है, बट लैंडर में पहुंचने से पहले ही पूरा जो फ्लोर होता है वो उखड़ जाता है और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसमें हुआंग सुनो स्लिप हो जाता है मीटियोर शावर की वजह से। तो ये देख के किम जे कुक एक एम्प्लॉय के पास जाता है, डिवाइस देके उसे बोलता है कि कमांड मॉड्यूल को अभी का अभी रिबूट मारो और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा अगर कुछ होगा तो वो लोग रिबूट मारने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो जो लोग का सिस्टम रहता है उसको रिबूट मारते हैं। और साइड बाय साइड हुआंग सुनो जो एक गड्ढे में फंस गया होता है वो एनी हाउ अपने आप को निकालता है वहां से। मारो वो जो ड्रोन होता है उसमें अपने आप को अटैच करके गड्ढे में से पुल करके निकालता है और स्पेसशिप तक कैसे भी एकदम डिस्ट्रक्टिव मीटियोर शावर में स्पेसशिप तक पहुंचता है। तो होता क्या है, कमांड मॉड्यूल पावर जो वूरी हो जो उनकी मेन स्पेसशिप होती है स्पेस में वो ऑन हो जाती है, वो फाइनली वर्क करने लगती है नॉर्मली रिबूट के बाद। अब उन लोग का सिर्फ एक ही एम होता है लैंडर को एज सून एज पॉसिबल मून के सरफेस से निकालना, बिकॉज मीटियोर शावर का जो रेंज है अब वो लैंडर तक आने वाला है और प्रोबेबली अगर वहां से वो लॉन्च नहीं हुआ लैंडर तो मीटियोर्स लैंडर को बहुत बुरी तरह से हिट करेगी जो लैंडर को डैमेज कर देगी और सब खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी में वो लोग हर चीज फिक्स करते हैं और लैंडर को वहां से लॉन्च करते हैं। तो समहाउ लैंडर मून पे से निकलता है और वापस स्पेस में आता है जहाँ पर स्पेसक्राफ्ट होती है और वहां पर अब उन लोग का एक एम होता है वो जो लोग का लैंडर है उसे डॉकिंग करके स्पेसक्राफ्ट में ज्वाइन करना। तो स्लोली डॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और स्पेस लैंडर स्पेसक्राफ्ट के नजदीक आता है। तो जैसे जैसे नजदीक आता रहता है और वो लोग नारो स्पेस सेंटर वाले टेंशन फ्री होते रहते हैं क्योंकि अगर एक बार डॉकिंग हो गई तो हुआंग सुनो बच जाएगा। बट फिर कुछ ऐसा होता है जो उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यस गाइस, वो जो मीटियोर शावर होता है उससे स्पेसक्राफ्ट, वो जो वूरी हो स्पेसक्राफ्ट मेन होती है वो हिट होती है और वो पूरी तरह से डैमेज होना स्टार्ट होती है, पूरी तरह से टूटना स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि डॉकिंग का प्रोसेस चालू रहता है लैंडर आधा डॉक हो जाता है स्पेसक्राफ्ट से। इसकी वजह से जब स्पेसक्राफ्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है बस स्पिन करना स्टार्ट करता है और लैंडर के साथ स्पिन होता है जिसके अंदर हुआंग सुनो होता है और स्पेस सेंटर वाले अपना पूरा कंट्रोल लूज कर देते हैं बुरी हो से, क्योंकि बुरी हो स्पिन होते होते लैंडर को लेके फार साइड ऑफ मून पे गिरने वाली होती है क्रैश होके। तो ये देख के किम जे कुक हुआंग सुनो को ऑर्डर देता है कि अपने लैंडर को फौरन वो बुरी हो से मेन स्पेसशिप से अलग
कर ले, अनडॉक कर दे। और हुआंग सोनो वही करता है, वो अपने लैंडर को अनडॉक कर देता है। बट जब एक बार अनडॉकिंग होती है, उसका लैंडर बहुत बुरी तरह से स्पिन करता है, बिकॉज स्पिन करते हुए ही अनडॉकिंग हुई थी। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हुआंग सोनो को मैनुअल मोड पे स्विच होना पड़ेगा। बट क्योंकि स्पेसशिप बहुत बुरी तरह से स्पिन करती होती है उस टाइम पे, हुआंग सोनो का हाथ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। बट वो पूरा ट्राई करता है और मैनुअल मोड पे डालने का ट्राई करता है लैंडर को। बट होता क्या है, वो लैंडर मोड तक पहुंचता ही है और पुल करने वाला होता है, उससे पहले उसके स्पेस सूट का जो हेलमेट होता है वो बहुत बुरी तरह से उसके सर पे लगता है और वो बेहोश होने लगता है। पर वो बेहोश हेलमेट लगने की वजह से नहीं होता है। एक और चीज पता चलती है कि स्पेस लैंडर के अंदर अमोनिया लीक हो रहा है। प्रॉब्ली वो सुन के हुआंग सोनो डिजी फील कर रहा है। तो ये देख के किम जे कुक उसे बोलता है कि फौरन हेलमेट पहन ले ताकि वो अमोनिया तो इनहेल ना करे। तो ऐसे ही होता है, हुआंग सोनो फौरन हेलमेट पहन लेता है, बट उसका जो डिजीनेस रहता है वो खत्म नहीं होता है, और तो और वो ब्लीड भी करने लगता है और इन दी एंड वो बेहोशी हो जाता है। और फिर जब वो एक बार बेहोश हो जाता है, स्पेस सेंटर वालों का कनेक्शन भी टूट जाता है स्पेस लैंडर से। और ये देख के एकदम टेंस माहौल क्रिएट हो जाता है, बिकॉज हुआंग सोनो का जो लाइफ सिस्टम रहता है उससे भी कनेक्शन टूट जाता है और कम्युनिकेशन भी टूट जाता है। तो स्पेस सेंटर वाले सोचते हैं कि मे बी दे लॉस्ट हुआंग सोनो ऑल्सो। तो इसके बाद से काफी सैड सा माहौल क्रिएट हो जाता है, बिकॉज 4 घंटे पास हो जाते हैं हुआंग सोनो से कनेक्शन टूट के, और कनेक्शन वापस रिस्टोर नहीं हो पाता है। कुछ पता नहीं चलता है कि उसके बाद हुआ क्या। और तो और अगर अब वो मून पे क्रैश हुआ और जिंदा भी है तो फ्यूल उतना नहीं बचा है और ऑक्सीजन भी उतना नहीं बचा है। तो इसके बाद होता क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये मिशन भी फेल्ड ही कंसीडर करो। तो किम जे कुक अपने घर माउंटेन पे रिटर्न आ जाता है और वहां पर वो एकदम डिप्रेस बैठा होता है कि उसको उसके एक्स वाइफ मूनयोंग का मैसेज आता है, जिसमें बताती है कि हुआंग सोनो डार्क साइड ऑफ मून में क्रैश हुआ है और वो जिंदा है, ही इज आस्किंग फॉर हेल्प। और वो कुछ नंबर भी देती है मैसेज में, जिससे वो कनेक्ट कर सकता है हुआंग सोनो से बात करने के लिए। तो ये देख के फटाफट किम जे कुक के असिस्टेंट और वो ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं और हुआंग सोनो से कनेक्ट होते हैं। तो जब वो लोग हुआंग सोनो से बात करते हैं, हुआंग सोनो लोग को बताता है कि वो क्रैश हो गया है, उसने एनी हाउ अमोनिया लीक को फिक्स कर दिया है और उसने हर चीज बंद कर दिया है ताकि ऑक्सीजन और फ्यूल बच पाए, क्योंकि 40% ऑक्सीजन ही बचा है तो सिर्फ 5 आवर्स तक ही लास्ट करेगा। और हुआंग सोनो से बात करने से पहले जब हुआंग सोनो हेल्प के लिए बोल रहा था, उसके असिस्टेंट वो चीज रिकॉर्ड करती है और यूट्यूब पे अपलोड करती है ताकि सपोर्ट मिल पाए बाहर की कंट्री से, नासा वगैरह से, हुआंग सोनो को बचाने में। तो जब हुआंग सोनो की रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि हुआंग सोनो जिंदा है और अब उसको बचाना है। ये चीज नासा वाले देख के समझ जाते हैं कि मूनयोंग ने अपने एक्स हस्बैंड की और साउथ कोरिया वालों की हेल्प की है, क्योंकि ये टॉप सिक्योरिटी की चीज थी। और नासा वालों को, एस्ट्रोनॉट्स को और 2 ही लोग को, मूनयोंग को और दूसरे डायरेक्टर को ही पता था कि हुआंग सोनो जिंदा है, और उन लोग के अलावा किसी को नहीं पता था। तो ये चीज लीक करने वाली मूनयोंग के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और इस बात को लेके नासा वाले एकदम श्योर इसलिए होते हैं क्योंकि जिस लोकेशन से हुआंग सोनो का वीडियो, उसका जो ऑडियो था, डिस्ट्रेस ऑडियो, अपलोड हुआ था माउंट सोबेक से, जहाँ पर मूनयोंग का एक्स हस्बैंड फिलहाल रह रहा है। तो इसके बाद नासा वाले मूनयोंग पे नजर रखना स्टार्ट करते हैं और उसकी हर चीज पे इंटरफियर करते हैं। तो होता क्या है गाइस, जहाँ पर हुआंग सोनो का लैंडर फिलहाल क्रैश है, वहाँ पर वापस से मीटियोर शावर स्टार्ट हो जाती है और वो लोग हुआंग सोनो को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो रेडी तो हो जाए, बट वो स्पेसशिप से बाहर ना निकले। बाय द टाइम नारो सेंटर वालों को पता चलता है वो जो डॉकिंग का ऑफर उन्होंने पहले दिया था नासा को, नासा वाले अब वो करने के लिए रेडी है। तो अगर हुआंग सोनो अगर स्पेस लैंडर लेके उस जगह तक आ जाएगा स्पेस में, अमेरिका वाले, नासा वाले उसके स्पेस लैंडर को डॉक करके उसको बचा लेंगे। तो एक मिशन टाइप स्टार्ट होता है कि हुआंग सोनो को बचाना है, जिसकी हेड मूनयोंग होती है और वो नासा से बैठ के सब हैंडल करती है। तो रेस्क्यू मिशन स्टार्ट होता है और नारो सेंटर वाले केयरफुली हुआंग सोनो को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो लैंडर को लॉन्च कर दे। बट होता क्या है, जब वो लोग लैंडर को लॉन्च करते हैं, लैंडर थोड़ा टिल्ट हो जाता है और वो मून के सरफेस पे ही पूरा घसड़ जाता है। और ये एक अनफॉर्चुनेट सी चीज होती है जो लैंडर के साथ होती है, बिकॉज लॉन्चिंग स्टार्ट कर दिया है, वो लैंडर जब तक अबॉर्ट नहीं करेंगे रुकेगी नहीं। तो होता क्या है, जब वो लॉन्च होना स्टार्ट होता है, वो दूर तक घसरते हुए जाता है और घसरता ही रहता है। मतलब हुआंग सोनो उसको अंदर से अबॉर्ट कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो इतना स्पीड में घसरते हुए जाता है आगे तक। और इससे होता क्या है, पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है और जो डॉकिंग पोर्ट होता है, एकदम मेन सी चीज, वो तक डैमेज हो जाती है। तो भले ही हुआंग सोनो एनी हाउ लॉन्चिंग को अबॉर्ट कर देता है, बट उसकी स्पेसशिप पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इतने हद तक डैमेज हो जाती है कि नारो सेंटर वाले बोलते हैं कि उस स्पेस लैंडर में अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी वर्किंग नहीं है। तो ये जो रेस्क्यू मिशन होता है, ये एक तरह से फेल हो जाता है, बिकॉज लैंडर पूरी तरह से डैमेज हो गया है। अब वो लॉन्च करने के लिए, डॉकिंग के लिए सही ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता है।
दूसरा, नासा का लूनर गेटवे जो डॉकिंग में हेल्प करने वाला था और जो वांग सोनो को रेस्क्यू करने वाला था, वो अपनी बोली हुई जगह पर आ जाता है और वांग सोनो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो नासा के साइंटिस्ट बोलते हैं कि उन लोग वहां और वेट नहीं कर सकते वांग सोनो का, और वो वेलोसिटी स्पेसशिप की नहीं मेंटेन कर सकते हैं। तो लोग ये चीज बोल के अपने आप को इस चीज से निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से वापस से एक सैड एयर क्रिएट होती है बिकॉज वांग सोनो बहुत अपसेट होता है इस चीज से और पूरी चीजें टूटती हुई दिखाई देती है और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता सामने किसी को भी। तो वांग सोनो बोलता है कि वो गिव अप कर रहा है और वो और ट्राई नहीं करेगा। तो ये चीज देखे किम जो को उसे बोलता है कि वो भी अपने फादर की तरह है, वो भी गिव अप कर रहा है, और ये सब बोल के ऑक्सीजन वगैरह हर चीज शट डाउन कर देता है। बट किम जे को उसे कन्विंस करने का ट्राई करता है कि अभी भी कुछ हो सकता है और ऑक्सीजन स्टार्ट करे। वो विद फुल ऑफ इमोशन वांग सोनो से बोलता है कि वो अपने फादर की तरह ऐसा नहीं करना चाहता था, बट चीजें कुछ ऐसी ही हो गई। वो किम जोंग से पूछता है कि वेदर उसने उसके फादर की विल देखा है कि नहीं। उसके बाद कंट्रोल रूम में हर किसी को और किम जे को बताता है कि नारेहो जो क्रैश हो गया था मिडवे ही, वो उसके फादर को पता था कि उसके इंजन में कुछ इशू है नारेहो लॉन्च होने से पहले भी, बट उसके फादर ने इस चीज को हाइड की और नारेहो लॉन्च हुआ और वो ब्लास्ट हो गया। तो इस चीज का वेट लेके उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था। तो ये सब सुन के किम जे कुक इमोशनल होकर उसे बोलता है कि इसमें उसके फादर की कोई फॉल्ट नहीं थी। इनफैक्ट उसके फादर ने लॉन्च होने के एक दिन पहले किम जे कुक को आके बोला था कि इंजन में कुछ फॉल्ट है और मिस्टेक है, बट क्योंकि नारेहो की लॉन्च बहुत बार पोस्टपोन हो चुकी थी, किम जे कुक डिसाइड करता है कि एज प्लान जब लॉन्च होने वाली है दूसरे दिन तभी लॉन्च होगी, और इस बात को हाइड कर दिया गया और किम जे कुक ने कोई सही एक्शन नहीं लिया। उसके वजह से एक डिजास्टर हो जाता है जिसका दुख किम जे कुक और वांग सोनो के फादर को बहुत होता है। इसके बाद किम जे कुक वांग सोनो को रिक्वेस्ट करता है कि वो ऑक्सीजन वापस स्टार्ट करे और गिव अप ना करे। तो फिर ऐसे ही होता है, वापस से मून योंग हेल्प करती है, सीन में आती है। वो बोलती है कि फिलहाल लैंडर जिस पोजीशन में है वहां से वांग सोनो लॉन्च करके इजीली स्पेस में लेके आ सकता है और लूनर गेटवे वाले वहां से वांग सोनो को पिकअप कर सकते हैं। बट क्या नासा इस चीज को अलाउ करेगी? वेल, मून योंग का अलग प्लान है इस चीज को लेके। हमें पता चलता है आगे कि मून योंग सीक्रेटली एक रूम में एस्ट्रोनॉट्स को अप्रोच करती है और रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ह्यूमन बीइंग वो लोग वांग सोनो की हेल्प करे और उसको रेस्क्यू करे, वो फंस गया है वहां पर। तो गाइस स्पेसशिप बहुत स्ट्रगलफुल लॉन्च लेती है और समहाउ वो स्पेस तक पहुंचता है, और जब वो स्पेस तक पहुंच जाता है वो मारू जो ड्रोन रहता है उसको अपने ऊपर बांध के जंप करता है स्पेस में ताकि वो रेस्क्यू हो पाए। बट होता क्या है, इनिशियली वो वापस से गिरता है नीचे आके, बट लूनर गेटवे वाले आते हैं, नासा वाले, और समहाउ वांग सोनो को रेस्क्यू करते हैं बिकॉज वांग सोनो गिरने के बाद बेहोश होता है बट होश में आता है। तो मे बी वो ड्रोन मारू की हेल्प लेके उन लोग तक पहुंच पाए और लोग वहां से उसको रेस्क्यू कर ले। तो इन दी एंड वांग सोनो को नासा वाले रेस्क्यू कर लेते हैं। जब वो रेस्क्यू होता है उसके मल्टीपल वीडियोस और क्लिप्स बाहर आते हैं नासा की तरफ से और वो घर रिटर्न आ पाता है। तो गाइज ये था द मून का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा इस मूवी का, देन डेफिनेटली आपको सोबो का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगेगा। So make sure to check out, and please do not forget to subscribe to my channel, as even a one subscribe from you means a lot to me. And before leaving, आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन डाला है, प्लीज चेक आउट। Give this video a thumbs up and I'll see you in next video. Until that time, annyeong.